अस्य ज्ञानयज्ञस्य ये ब्रह्मीभूताः आचार्याः अस्य विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः आचार्याः प्रोफेसर शशिनाथ झावर्याः सर्वादौ तेषां चरणनलिनयोः प्रणतिततिः विनिवेद्य अस्य कार्यक्रमस्य यशस्विनः संयोजकाः पीतपातञ्जलजलाः अस्मन्मित्रमणयः आचार्याः डॉक्टर यदुवीरस्वरूपशास्त्रिणः अन्ये च अस्य कार्यक्रमस्य ये जीवातुभूताः विद्वांसः शोधार्थिनः अनुसन्धातारः तान् सर्वान् अभिवन्द्य अभिनन्द्य च प्रकृते योऽयं विषयः अत्र प्रकल्पितः तं विषयं प्रति साक्षात् प्रविशामः। मेरी आवाज ठीक से आ रही है यदुवीर जी? जी सम्यक श्रूयते, ठीक से आ रही है। भाषा संस्कृत हिंदी वह होना चाहिए ना जी। तर्हि अयं यः विषयः इतः पूर्वम् अनेके विषयाः शोधसम्बन्धिनः विषयाः भवद्भिः अधिगताः स्युः। इतः पूर्वं यानि शास्त्राणि भवद्भिरधितानि तेषां शास्त्राणां प्रायोगिकपक्षः भवति अनुसन्धानं। कथंकारम् अधीतस्य शास्त्रस्य लोकोपयोगित्वं भवेत्, कथंकारं तेन समाजः उपकृतः स्यात् तेन शास्त्रेण तेन ज्ञानेन तेन विद्यया विद्यया लोकः कथम् उपकृतः स्यात् इति खलु अनुसन्धानस्य प्रधानं लक्ष्यम्। तदाश्रित्य अनुसन्धानं प्रवर्तते। तत्र किञ्चित् निष्कृष्टं नवनीतं समायाति येन समाजस्य उपयोगाय भवति तत्। परन्तु एतावता यानि शास्त्राणि भवद्भिरधिगतानि तस्य अनुसन्धानं कथंकारं कर्तव्यं, कया पद्धत्या शोधकार्यं कर्तव्यम् इति अस्ति कश्चन नियमविशेषः, प्रक्रियाविशेषः यद्द्वारा भवद्भिः साधु अनुसन्धानं कर्तुं शक्येत। तस्मात् एतादृशः कार्यक्रमः विश्वविद्यालयेन आयोज्यते येन भवतां शोधकर्मणि सौकर्यं स्यादिति। नैके विषयाः एतावता अधिगताः। अद्य यः विषयः अस्ति पाठसमालोचनम् इति, सोऽयं विषयः नितान्तं प्राधान्यम् आवहति शोधकर्मणि। शोधकरणवेलायां पाठसमालोचनं, यतोहि अनुसन्धानं द्विविधं मुख्यतया विभक्तुं शक्येत। एकं तु वैज्ञानिकम् अनुसन्धानम्, अपरं साहित्यिकम् अनुसन्धानम्। वैज्ञानिकम् अनुसन्धानं तु विज्ञानदृशा प्रचलति, परन्तु अस्माकं भाषासम्बद्धं यद् अनुसन्धानं तत् साहित्यिकम् अनुसन्धानं। प्रायशः अस्माकं संस्कृतभाषायां यानि शास्त्राणि सन्ति तानि शास्त्राणि सर्वाणि अपि साहित्यिक अनुसन्धानरूपेण परिगण्यते। तस्मात् साहित्यिक अनुसन्धाने पाठसमालोचनम् इति प्रकृष्टं किञ्चित् एकम् अनुसन्धानविशेषः, अनुसन्धानप्रक्रियाविशेषो भवति, यद्द्वारा भवन्तः किञ्चित् विनूतनं तथ्यम् अथवा यत् गूढं तत्त्वं, यत् अन्तर्निहितं तत्त्वं कदाचित् जवनिकायाः तस्मिन् पारे अस्ति, तत् तादृशं विषयम् उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति पाठसमालोचनद्वारा। ये पाठसमालोचन जो है ये बहुत ही आवश्यक है साहित्यिक अनुसंधान के लिए, और खास करके संस्कृत में जब अनुसंधान करते हैं हम लोग, कोई भी शास्त्र हो, साहित्य हो, व्याकरण हो, धर्मशास्त्र हो, ज्योतिष हो, वो साहित्यिक अनुसंधान इस रूप में परिगणित होता है। और भाषा अनुसंधान जो है उसमें ये पाठ समालोचन अत्यंत आवश्यक एक तथ्य है, क्योंकि इसके द्वारा आप
कुछ अंतर्निहित ऐसे विषयों का उद्घाटन कर सकते हैं जो आज तक समाज के सामने आ नहीं पाया है। कई साल पहले हमारे पूर्वजों ने उसको लिखा था, पर वो किसी कारणवश आ नहीं पाया था सबके सामने। तो इस पाठ समालोचन के द्वारा आप ऐसे विषयों का उद्धार करके समाज का उपकार कर सकते हैं, शास्त्र की सेवा कर सकते हैं और एक नया विषय समाज को दे सकते हैं। तो ये पाठ समालोचन साहित्यिक अनुसंधान के लिए अत्यंत आवश्यक और अत्यंत उपयोगी होता है। यदुवीर जी, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, मुझे थोड़ा गाइड करेंगे कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, कर सकते हैं, शेयर करिए। हाँ, हाँ। दिख रहा है? जी जी, दिख रहा है। दिख रहा है ना? बिल्कुल। अनुसंधान जब करने जाएंगे तो ये पाठ समालोचन जो है अत्यंत उपयोगी कोई विषय है, जिसके द्वारा द्वारा हम जो छिपा हुआ विषय है, जो अत्यंत आवश्यक, शास्त्रों में जो अत्यंत आवश्यक तथ्य हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पाया था, वो आज आपके सामने ये कर्तव्य बन जाता है। और आज क्योंकि टेक्नोलॉजी, विज्ञान इतना आगे है, तो हम ये सब करने में समर्थ भी हैं और ऐसे करना हमारा कर्तव्य भी है। तो सबसे पहले क्योंकि ये पाठ समालोचन क्यों आवश्यक है, किमर्थम पाठ समालोचनम अपेक्षते इति चेत् अस्माकं या शास्त्र परंपरा आसीत्, अस्माकं या अध्ययन परंपरा आसीत्, सा श्रुति परंपरा आसीत्। आदौ यदा शास्त्राणि लिखितानि, शास्त्राणि उक्तानि न लिखितानि, यतो हि शास्त्राणाम् अनन्तरमेव लिपिकालः समागतः, लिपीनां विकासः सञ्जातः, ततः परं लेखन परंपरा आरब्धा, ततः परं श्रुत्या एव शास्त्राणि अधीयन्ते स्म। अर्थात गुरुः पाठयति, शिष्यः पठति, सः पुनः मनसि स्थापयति सर्वान् विषयान्, ततः पुनः अग्रे स्वशिष्यान् पाठयति। तो ये एक हमारी परंपरा रही थी पहले, जब लेखन की परंपरा आरंभ नहीं हुई थी। तो उस समय क्या होता था कि गुरुजी पढ़ाते थे, शिष्य सुनते थे और सुन के याद करके फिर उन शास्त्रों को आगे अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। तो ऐसे में लेखन परंपरा, उस समय लिपियों का विकास नहीं हुआ था, लेखन परंपरा आरंभ नहीं हुई थी। धीरे धीरे लिपियों का विकास हुआ। लिपियों का विकास होने के बाद लेखन की परंपरा आरंभ हुई। तो मूल जो गुरुजी शास्त्रों को पढ़ाए थे, उन शास्त्रों को जब धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 पीढ़ियों के बाद धीरे धीरे वो सुन सुन के आया, तो कुछ उसमें स्खलन भी आया, कुछ उसमें जोड़ना भी हो गया है, क्योंकि कोई प्रामाणिक तथ्य तो था नहीं उस समय कि यही इदमित्थम गुरुजी बोले हैं और यही है, ऐसा कह नहीं सकते थे, कोई रिकॉर्डिंग तो था नहीं। तो लेखन परंपरा मतलब ये एक संकलन परंपरा हुई शास्त्रों की अथवा साहित्यों की, तो जिसके द्वारा क्या हुआ कि जो मूल पाठ गुरुजी पढ़ाए थे सबसे पहले, वो क्रमशः धीरे 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 आके कहीं उसमें जोड़ना हो गया, कहीं घटना हो गया। इस प्रकार से, जिसको आप लोग प्रक्षेप भी कहते हैं, आज भी आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें कई ऐसे पाठ भेद दिखते होंगे, क्योंकि एक पाठ में एक पाठ दिखता है, दूसरे पाठ में उसमें कहीं कुछ परिवर्तन भी दिख जाता है। तो ये क्योंकि मूल पाठ जो था, वो पाठ क्योंकि लिखा नहीं गया था, लिपियों का विकास तब तक नहीं हुई थी, और बाद में जब लिपियों के विकास हुई और उसका संकलन किया गया है, तो अब ये जिम्मेदारी बनती है कि मूल जो लेखक थे, जो मूल शास्त्र के उपदेष्टा थे, उनका क्या कहना था, इसको चयन करना पाठ समालोचन का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए पाठ समालोचन का हम इस 1 घंटे की अवधि में हम इन विषयों पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक किम नाम पाठ समालोचनम,
पाठ समालोचनस्य विषय विभाजनं कथं भवति, अर्थात कानि सोपानानि भवन्ति, पाठ समालोचनस्य कानि सोपानानि भवन्ति, सामग्रीणां प्रकारः तासां सापेक्षिक उपयोगित्वं, सामग्रियों का क्या प्रकार है, कैसे सामग्री उपलब्ध होते हैं और उससे कैसे पाठों का चयन किया जाता है, इसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। जो सामग्री उपलब्ध होगी आपके सामने, जो पाठ आपके सामने उपलब्ध होगा, उसकी परीक्षा दो प्रकार से की जाती है, एक बहिरंग परीक्षा और एक अंतरंग परीक्षा। फिर पाठों में क्या विकृति है, उस विकृति को कैसे पहचानना है और उसको कैसे ठीक करना है, ये क्या प्रकार है, इसमें क्या प्रणाली है, वैज्ञानिक प्रणाली है, शोध प्रणाली है, उसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर अंतिम में जाके अनेक पाठ, मान लीजिए एक ही पाठ, एक मूल पाठ है, उस मूल पाठ के अनेक प्रतिलिपि आपको प्राप्त हुए हैं, उन प्रतिलिपियों में से आपको सर्वश्रेष्ठ प्रतिलिपि को चुनना है, तो वो चुनने की पद्धति क्या हो सकती है, कैसे हम सोचें समझे कि ये सब सर्वोत्कृष्ट पाठ है और ये जो मूल पाठ लेखक हैं या मूल जो उपदेष्टा हैं शास्त्र के या किसी ग्रंथ विशेष के, उनका क्या कहना है, उसको कैसे हम अनेक प्रतिलिपियों में से एक को चुनना होगा, तो उसमें से क्या पद्धति है, उन चयन पद्धति क्या है, उसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर उसमें अगर कुछ त्रुटियां रह गई होगी, क्योंकि मूल पाठक, मूल लेखक तो वो लिखा नहीं था, या जो लिखा था वो नष्ट हो चुकी थी वो प्रतिलिपि, तो उसके जो अनेक प्रतिलिपियां हुई हैं कालांतर में जाके, उसमें जो विच्युति है, जो विकृतियां आई है, उन विकृतियों को कैसे संशोधन किया जाए, उसमें क्या प्रणाली है, क्या पद्धति है उसको, और उसमें उसके अंतिम में फिर उस परिणाम की सत्यापन करना, ये क्रमशः पाठ समालोचन के कुछ सोपान हैं जो हम इस 1 घंटे के अवधि में कोशिश करेंगे कि सारे जो अंश हैं इसके विषय में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले सर्वादौ पाठ समालोचनम की इस पद के क्या अर्थ हो सकते हैं, पाठस्य समालोचनम, पाठ समालोचनम, पर इसका क्या वास्तविक अर्थ क्या है, इसको थोड़ा चर्चा करेंगे। किम नाम पाठ समालोचनम, पाठ समालोचन क्या है, क्रिटिकल टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म अंग्रेजी में उसको बोला जाता है, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। जो टेक्स्ट आपके सामने उपस्थित है, अनेक, मान लीजिए एक ग्रंथ है, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है, उसके अनेक प्रतिलिपि आपको प्राप्त हुए हैं, दक्षिण में जाके कुछ प्रतिलिपि प्राप्त हुए हैं, उत्तर भारत में आपको कुछ प्रतिलिपियां प्राप्त हुई है, पश्चिम भारत में आप गए, गुजरात गए तो वहां कुछ प्रतिलिपियां प्राप्त हुई है, तो उन प्रतिलिपियों का कैसे समालोचन किया जाए, ये तो क्या पाठ समालोचन क्या है ये बताते हैं कि प्राचीन हस्तलिखित प्रतीनाम आधारेण कवेः मूल पाठस्य अनुसंधान, कवेः नाम लेखकस्य यहाँ कह सकते हैं। तो प्राचीन हस्तलिपि, जो हस्तलिखित प्रतिलिपि प्राप्त हुए हैं, उन हस्तलिखित प्रतिलिपियों के आधार पे मूल जो लेखक कहना चाहते थे, वो क्योंकि मूल लेखक का लेख आपके सामने है नहीं, तो जो प्रतिलिपि आपके सामने मौजूद है, जो आप प्राप्त किए हैं, कई प्रतिलिपियां हुई होगी, जैसे क्लास में सर पढ़ाते हैं और 25 बच्चे हैं तो 25 लोग अपना अपना नोट करते हैं, तो 25 नोट अलग अलग हो गए, कालांतर में अगर उसकी समीक्षा की जाए तो कुछ ना कुछ भेद सभी में आ ही जाता है, कहीं ह्रस्व ईकार का, कहीं किसी की गलती हुई है, कहीं दीर्घ ईकार की गलती हुई है, कहीं कुछ शब्द ठीक से कोई सुन नहीं पाया तो अपने ओर से कोई शब्द जोड़ दिया है, कोई शब्द का लोप हो गया है, तो इस प्रकार से प्रतिलिपिकरण जब होता है तो कुछ ना कुछ विकृतियां जरूर आ जाती है उसमें। तो ऐसे में जब शास्त्र का उपदेश पहले हुआ होगा, उस समय जब, क्योंकि लेखन की परंपरा नहीं थी और कालांतर में जब ये लेखन की परंपरा आरंभ हुई तो उसकी प्रतिलिपिकरण होना आरंभ हुआ, और आरंभ होने के बाद अनेक प्रतिलिपियां जब हुई एक ही ग्रंथ के, एक ही शास्त्र के, तब उन प्रतिलिपियों में से सर्वोत्कृष्ट प्रतिलिपि क्या है जो मूल लेखक बोलना चाहते थे या मूल उपदेष्टा बोलना चाहते थे, इसका चयन करना पाठ समालोचन का मुख्य कर्तव्य है, मुख्य उद्देश्य है। वही इसमें बता रहे हैं कि उद्देश्य क्या होता है, पाठ समालोचन से उद्देश्यम कस्याः अपि ईदृश्याः रचनायाः पाठ निर्धारणम यस्याः तल्लेखकेन प्रमाणीकृतः पाठः नोपलभ्यते।
पाठ लेख समालोचन का उद्देश्य ये होता है कि जो मूल लेखक हैं, मूल लेखक नहीं कह सकते हैं, मूल जो उपदेष्टा है शास्त्र के या ग्रंथ के, उनके द्वारा प्रमाणीकृत लेख, क्योंकि उस समय लेखन की परंपरा नहीं थी या कालांतर में लेखन की परंपरा आरंभ भी हुई है, तो वो जो लिखे होंगे, भूर्ज पत्र में लिखे होंगे या ताड़पत्र में लिखे होंगे, वो नष्ट हो गया होगा। तो उसके बाद जो उसकी प्रतिलिपियां हुई है, तो उस प्रतिलिपियों में से सर्वोत्कृष्ट प्रतिलिपियों का चयन करना, ये पाठ समालोचन का उद्देश्य है। जो लेखक के सामने, जो मूल ग्रंथकर्ता हैं, उनके सामने अगर कोई ग्रंथ लिखा गया है, उनके द्वारा उनके निरीक्षण में लिखा गया है, तो ऐसे ग्रंथों का पाठ समालोचन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मूल लेखक के द्वारा वो प्रमाणीकृत है। इसलिए वैसे पाठों का समालोचन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाठ समालोचन की आवश्यकता कहाँ है? जो मूल ग्रंथकर्ता के द्वारा, मूल उपदेष्टा के द्वारा प्रमाणीकृत पाठ नहीं मिलता है आज, उसके बाद जो प्रतिलिपियां हुई है, उन प्रतिलिपियों के आधार पे मूल प्रतिलिपि का अन्वेषण करना, चयन करना, ये पाठ समालोचन का उद्देश्य है। तर्हि पाठ समालोचनं नाम प्राचीन प्रतिलिपि अनेक प्रतिलिपीनाम् आधारेण मूलपाठस्य चयनं पाठ समालोचनम् इत्युच्यते। पाठ समालोचनस्य सोपानानि, पाठ समालोचन करने के लिए कुछ आपको सीढ़ियां, कुछ एक प्रक्रिया के द्वारा आपको जानी पड़ेगी, जिसके माध्यम से आप पाठ समालोचन सही तरह से कर सकते हैं। पाठ समालोचन करने के लिए आपको 4 ऐसे स्टेप्स हैं, 4 ऐसे सोपान हैं, जिनके माध्यम से आप जाएंगे तो आपका पाठ समालोचन जो है सर्वोत्कृष्ट होगा और प्रमाणित, सर्व प्रमाणित होगा। तो सबसे पहले तो सामग्री संकलनम, ये शोध के मानक सोपान, 4 सोपान हैं जो अनुसंधान प्रविधि है, उनमें ये 4 शोध के मानक सोपान बताए गए हैं कि इनके माध्यम से आप पाठ समालोचन कर सकते हैं। तर्हि सर्वादौ सामग्री संकलनम, यस्य पाठस्य समालोचनं भवद्भिरिष्यते, अर्थात चिन्त्यतां सिद्धांत कौमुद्याः काचित् टीका भवद्भिरुपलब्धा, काचित् विशिष्टा टीका उपलब्धा भवद्भिः। इदानीं तस्याः टीकायाः अनेकाः प्रतिलिपयः भवद्भिरधिगताः। एक किसी ग्रंथ विशेष का सिद्धांत कौमुदी ले लीजिए, उसके कोई विशिष्ट टीका आपको प्राप्त हुई है और उस टीका, वो टीका की अनेक प्रतिलिपि हुई होगी, तो पहले आपका सर्वोत्कृष्ट प्रतिलिपि क्या हो सकती है, सर्वोत्कृष्ट पाठ उस टीका की क्या हो सकती है, तो ये तय करना पाठ समालोचन का पहला उद्देश्य है। तो पहले क्या है, पहला सोपान है कि उस टीका के संबंध में कितने प्रतिलिपि लगभग हुई है, उन सारे सामग्रियों का संकलन करना पहला सोपान है। मान लीजिए एक उस टीका का दक्षिण भारत में 2-3 प्रतिलिपि हुई हो, पश्चिम भारत में 2-3 प्रतिलिपि हुई है, पूर्व भारत में 2-4 प्रतिलिपि हुई हो, उत्तर भारत में 2-4 प्रतिलिपि हुई हो, तो इस प्रकार से अनेक प्रतिलिपि हुई होगी। तो उन प्रतिलिपियों का पहले संकलन करना है। आप जब शोधार्थी हैं, अनुसंधाता हैं, तो आपका सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि जिसके विषय में आप समालोचन करने जा रहे हैं, उसके संबंध में जितने लेख आपके सामने होंगे, उन लेखों का संग्रह करना सबसे पहला कर्तव्य है। संग्रह करेंगे तभी जाके उस विषय में आप ये तय कर पाएंगे कि इसमें सर्वोत्कृष्ट क्या है, इसको चयन कैसे किया जाए। तो पहले आपको सामग्री संकलन किया जाता है, ह्यूरिस्टिक्स जिसको अनुसंधान की भाषा में बोली जाती है, ह्यूरिस्टिक्स। तो पहला सोपान है सामग्रियों का संकलन करना। दूसरा है पाठ चयनम। फिर मान लीजिए एक पाठ है, उस पाठ के 8 प्रतिलिपि आपके सामने उपस्थित है, तो उन 8 प्रतिलिपियों में से तय करना होगा कि सर्वोत्कृष्ट पाठ क्या है। वो प्रक्रिया है, पद्धति है, हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले सामग्रियों का संकलन करना है। सामग्री का संकलन होने के पश्चात फिर उन सामग्रियों के मध्य में सर्वोत्कृष्ट सामग्री क्या है, सर्वोत्कृष्ट पाठ क्या है,
इसका चयन करना, ये द्वितीय सोपान है। फिर तृतीय सोपान है कि उस सामग्री में अगर कुछ त्रुटियां रह गई है, कुछ लोप हो गए हैं या कुछ अलग से जोड़ दिया गया है, तो उसका परीक्षण करना, उसका चयन करना, ये तीसरा काम है पाठ संशोधनम, इमेंडेशन जिसको बोला जाता है। और उसके बाद अंतिम है उच्चतर आलोचना, हायर क्रिटिसिज्म, अर्थात जब ये तय हो गया कि ये सर्वोत्कृष्ट पाठ है, एतत् सर्वोत्कृष्टम भवति भवतां, सर्वोत्कृष्टः पाठः अयम् इति यदा एतत् निश्चितः, तदा तस्मिन् या आलोचना कर्तव्या, अर्थात् अत्र लेखकस्य इदं तात्पर्यमस्ति, अत्र लेखकेन इदम् उक्तमस्ति, अत्र लेखकस्य लेखन परंपरा इत्थमस्ति इति एतादृशी या समालोचना सा हायर क्रिटिसिज्म, उच्चतर आलोचना इत्युच्यते। एवं च इमानि चत्वारि सोपानानि भवन्ति पाठसमालोचनस्य। आदौ सामग्रीणां संकलनं, समग्रस्य यस्य पाठस्य समालोचनं भवद्भिः कर्तुम् आरभ्यते तस्य पाठस्य सामग्रीणां संकलनम् आदौ प्रथमं सोपानं, द्वितीयं च सोपानं तासु सामग्रीषु सर्वोत्कृष्टा या सामग्री भवति, सर्वोत्कृष्टः यः पाठः भवति तस्य पाठस्य चयनं द्वितीयं सोपानं, तृतीयं तावत् सोपानं चितस्य पाठस्य चिते पाठे याः विकृतयः सन्ति या तासां विकृतीनाम् अपनयनं पाठ संशोधनम् इत्युच्यते इति तृतीयमिदं सोपानं। चतुर्थं च सोपानम् उच्चतर आलोचना, हायर क्रिटिसिज्म, तत्र लेखकस्य किं तात्पर्यं, कया दृष्ट्या लेखकः इत्थं लिखितवान्, एतादृशालोचनमेव चतुर्थं सोपानं भवति। ये 4 सोपान के माध्यम से अगर आप पाठ समालोचन करेंगे तो आपका जो समालोचन होगा, जो क्रिटिसिज्म होगा, वो सही सही होगा। और आजकल जो शोध हो रहे हैं उसमें यही इन्हीं पद्धतियों के आधार पर ही पाठ समालोचन, और खास करके पाठ समालोचन ही ज्यादातर आजकल हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में, अनुसंधान में। तो इन सोपानों के द्वारा अगर आप अपना पाठ समालोचन करेंगे तो आपका पाठ समालोचन जो है सर्वोत्कृष्ट होगा। क्या होता है कि पाठ समालोचन विषय तो ले लिए आप, जो करते हैं एक दो सामग्री आपको पहले तो आपको सारे सामग्रियों का संकलन करना है। पहला 50% जो कार्य है आपका सामग्री संकलन होना चाहिए। अगर किसी विषय में आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, समालोचन कर रहे हैं, तो पहले उस संबंध में कितने पाठ उपलब्ध हैं, कितने सामग्री उपलब्ध है, उसके विषय में आपका अनुसंधान होना जरूरी है। और वो चाहे दक्षिण भारत में हो सकता है, पश्चिम भारत में हो सकता है, अलग अलग प्रांत में अलग अलग रूप से वो प्रतिलिपिकरण हुआ होगा उसका। हाँ, तो उन सभी का चयन करना, उन सभी का संकलन करना, वो सबसे कठिनतर कार्य है। और वो कार्य अगर आप ठीक से कर लिए तो बाकी जो है वो आपके अधीन में है। पाठ चयन हुआ, पाठ संशोधन हुआ, आलोचना हुई, ये आपकी मेधा, ये आपके परिश्रम के ऊपर आश्रित है। लेकिन सामग्री संकलन जो है, अब कहाँ है, मद्रास की किसी लाइब्रेरी में है, पंजाब की किसी लाइब्रेरी में है, गुजरात की किसी लाइब्रेरी में है, मिथिला की किसी लाइब्रेरी में है, या आपको केरल के किसी लाइब्रेरी में है, या ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रतिलिपि हुए हैं जो विदेशी लोग अपने साथ ले भी गए हैं। तो वैसा भी अगर आपके समक्ष आए ऐसा विषय, तो उनका भी संकलन करना सबसे पहला कर्तव्य है। तो सामग्री संकलन पाठ चयन में सबसे प्रधान काम होता है। ये क्योंकि ये आपके अधीन में नहीं है, ये आपको वो दूसरों के पास होता है, दूसरे ग्रंथालयों में होता है, दूसरे कहीं संग्रहालयों में होता है। तो वहां जाके पहले या किसी माध्यम से वो संपादित करना सबसे पहले वो कठिनतर कार्य है। बाकी पाठ चयनम, पाठ संशोधनम और आलोचना, ये आपके मेधा, आपके परिश्रम और आपकी सूक्ष्मेक्षिका के ऊपर निर्भर करता है। तो इन सोपानों के माध्यम से अगर आप अपना पाठ समालोचन करते हैं तो ये आपका पाठ समालोचन जो है सर्वोत्कृष्ट होता है। अब
जो सामग्री है यह पाठ सामग्री भवति, सा पाठ सामग्री द्विविधा विभक्तुं शक्यते। द्विधा पाठ सामग्री उपलब्धुं शक्यते। एका मुख्या सामग्री, अपरा सहायिका सामग्री। एक जो है मुख्य सामग्री, जो मूल पाठ लेखक, जो मूल ग्रंथकर्ता है, उनके हूबहू उसके जैसे ऐसे कुछ सामग्रियां आपको मिल सकती है। हाँ, जैसे मैं बताया कि सिद्धांत कौमुदी के किसी टीका विशेष का आपको पाठ समालोचन करना है, तो ऐसे कुछ सामग्रियां आपको मिल जाएंगे जो लगभग ग्रंथकर्ता के द्वारा जो बताई गई बातें हैं, वैसे कुछ कुछ सामग्रियां आपको लगभग मिल जाएगी। कुछ उसमें कम ज्यादा हो सकता है, पर लगभग कुछ अंश, जो अंश बताए हैं ग्रंथकर्ता, वैसे कुछ सामग्री मिल जाएंगी जिसको मुख्य सामग्री आप कहते हैं। और दूसरी जो प्रकार की सामग्री है वो है सहायिका सामग्री। सहायिका सामग्री साक्षात जो पाठ होता है उस पाठ के जैसा नहीं होता। किसी के ग्रंथ किसी संदर्भ में उसके विषय में चर्चा कर दिया गया होगा, तो वो सहायिका सामग्री होती है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि एक सिद्धांत कौमुदी की एक टीका है, सुखबोधिनी टीका। अब ये सुखबोधिनी टीका जो है मूल रूप से कहीं आपको उपलब्ध हो जाएगी, उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध हो जाएगी, तो उसका संकलन करना है। कई दूसरे टीकाओं में या किसी दूसरे ग्रंथ विशेष में उसके विषय में चर्चा कर दिया होगा। जैसे मान लीजिए कि बाल मनोरमा पढ़ रहे हैं अथवा तत्वबोधिनी पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये चर्चा कर दी होगी कि सुखबोधिनी कार का ये मत है या सुखबोधिनी कार ये बोलते हैं। मैं एक उदाहरण तौर पे बोल रहा हूँ। तो ऐसे दूसरे ग्रंथों में, दूसरे टीकाओं में, दूसरे संदर्भों में अथवा ग्रंथ के अनुवाद में उसका चर्चा हो जाना, उसके विषय में आलोचना हो जाना, ये सहायिका सामग्री कहलाती है। और साक्षात जो पाठ आप समालोचन के लिए लिए हैं, उस वो वैसा हूबहू मिल जाना, अर्थात पूरी तरह से एज इट इज ना मिले, तब भी कुछ अंश अगर समानता 50, 60, 70% अगर समानता मिल जाए, तो वो आपकी मुख्य सामग्री कहलाएगी। और किसी टीका ग्रंथ संदर्भ के विषय में अगर आपका पाठ अगर उपलब्ध हो जाता है, तो वो सहायिका सामग्री कहलाती है। तरी मुख्यम मुख्याकाची सामग्री अपराच सहायिका सामग्री। एवं क्रमेण सामग्र्याः द्वैविध्यं भवति। अतः सर्वासां सामग्रीणां संकलनं, मुख्य सामग्रीणां संकलनं, तेन सह सहायक सामग्रीणामपि संकलनम् आदौ भवद्भिः कर्तव्यं भवति यदा पाठ समालोचनं क्रियते। अब सामग्री जो आपको मिली, जितने भी सामग्री आपके पास आ गई, मान लीजिए उस ग्रंथ के विषय में आपको 10 सामग्री मिली, 10 पाठ, अलग अलग पाठ मिले आपके पास आए। कुछ उसमें मुख्य सामग्री मिले, कुछ मुख्य पाठ मिल गए, और कुछ दूसरे किसी ग्रंथ में चर्चा करने में सहायक सामग्री, सहायक पाठ कुछ मिल गए। तो कुल मिला के आपके सामने 10 ऐसे पाठ मिल गए हैं जिसके विषय में आप समालोचन करना चाह रहे हैं, अलग अलग पाठ मिले हैं। तो आप तर्हि एतासां सामग्रीणां परीक्षा कर्तव्या भवद्भिः। याः सामग्र्यः भवद्भिः उपलब्धाः, तासां सामग्रीणां परीक्षा कर्तव्या। सा च परीक्षा द्विविधा भवति। एका परीक्षा अंतरंगा परीक्षा, अपरा च परीक्षा बहिरंगा परीक्षा। का खलु अंतरंगा, का खलु बहिरंगा परीक्षा इति चेत्, तत्र बहिरंग परीक्षा आदौ क्रियते। बहिरंग परीक्षायां किं भवति, लिपेः विषय परीक्षा भवति। कया लिप्या तल्लिखितमस्ति, कदाचित् खरोष्टि लिप्या, कदाचित् ब्राह्मी लिप्या, कदाचित् नागरी लिप्या लिखितः सः पाठः। अतः लिपीनाम् आदौ परीक्षा कर्तव्या। लिपिकारस्य यः लिखितवान् तस्य विषये परीक्षा कर्तव्या। किंच यद्यत् उल्लिखितं तत्र
तस्य सर्वस्य प्रामाणिकं तथ्यम् अन्वेषणीयम्। यद् उक्तं तत्र तथ्यं समीचीनं वा न वा इति आदौ तस्य परीक्षा कर्तव्या। अर्थात् चिन्त्यतां पुष्पिका इति उच्यते। ग्रन्थस्य अन्ते लिखिता भवति पुष्पिका इति प्रथमाध्यायस्य इति लिखितं भवति खलु। इति भर्तृहरिविरचितं नीतिशतकम् इति पुष्पिका अन्तिमे यद् भवति तत् पुष्पिका इति उच्यते ग्रन्थस्य। पुष्पिकायां यद्यद् उल्लिखितम् अस्ति तत्सर्वं सत्यम् अस्ति न वा अथवा केनचित् प्रक्षिप्तं तत् अस्य सर्वस्य परीक्षा या भवति सा परीक्षा बहिरंगा परीक्षा भवति। बहिरंगा परीक्षा यदा भवति ततः परं लिपिकाराणां तथ्यस्य परीक्षा बहिरंगा परीक्षा। अंतरंगा परीक्षा नाम ग्रन्थस्य अन्ते अर्थात ग्रन्थमध्ये ये विषयाः उल्लिखिताः सन्ति, यद्विषये अयं ग्रन्थः प्रवर्तितः स ग्रन्थः मूललेखकस्य आधारेण लिखितो वा अथवा येन प्रतिलिपि कृता सः प्रतिलिपिकारः यः स स्वमतं तत्र प्रावेशितवान् वा उत मूललेखकस्यैव यद् हृदयम् अथवा यत् तस्य लिखितं किमपि तथ्यं प्राप्तं तेन तदाधारेण प्रतिलिपि कृतं तेन वा इति एतादृशी या परीक्षा भवति सा परीक्षा अंतरंगा परीक्षा भवति। एवं च परीक्षा आदौ लिपीनां कालविशेषस्य इदानीम् अपि चिन्त्यतां कालिदासस्य कालः कः अथवा कालिदासस्य देशः कः इति विषये विवादः अस्ति एव। केचन वदन्ति मध्यप्रदेशस्य, केचन वदन्ति महाराष्ट्रियः, केचन वदन्ति मिथिलायाः। एवं च तत्तत् प्रमाण आधारेण एतावता अपि न निश्चितं यत् कालिदासः कं देशम् अलङ्कृतवान् इति अथवा कालिदासस्य कालः कः इति एतावता अपि न निश्चितः। परन्तु तत्तत् तथ्यमाध्यमेन एतत्तु प्रमाण्यते यत् इदानीम् अवन्तिकायाः वर्णनम् उज्जयिन्याः वर्णनम् अस्ति इति कृत्वा अयं मध्यप्रदेशीयः, रामगिरी इत्यादीनां प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा कदाचित् रामटेकस्थः कालिदासः इति वदन्ति। एवं च तत्तत् तथ्य आधारेण या परीक्षा भवति सा परीक्षा बहिरंगा परीक्षा। किंच ग्रंथस्थ विषयस्य परीक्षणं यद् भवति सा परीक्षा अंतरंगा परीक्षा इत्युच्यते। एवं च परीक्षाभ्यां भवद्भिः सामग्र्याः चयनं कर्तुं शक्यते। कथंकारम् इयं सामग्री मूललेखकस्यैव भवेत् अथवा मूललेखकेन यत् लिखितं मूललेखकेन यत् उक्तं यत् अविहितं तत्तादृशी एव प्रतिलिपिः इयम् इति प्रमाणयितुम् इयं परीक्षा कर्तव्या। अंतरंगा परीक्षा बहिरंगा परीक्षा। इदानीं पाठसामग्री भवद्भिः संकलिता, तत्र परीक्षा अपि कृता भवद्भिः, बहिरंगा परीक्षा कृता, अंतरंगा परीक्षा कृता। इदानीं तत्र विकृतयः काः भवन्ति, पाठेषु विकृतयः काः भवन्ति, कथंकारं विकृतयः भवद्भिः उद्धर्तुं शक्यन्ते इति पाठविकृतयः इति अपरम् इदं सोपानं पाठसमालोचनस्य। पाठ समालोचन का ये एक प्रधान अंश है। जो आपके सामने सामग्री उपलब्ध है उन सामग्रियों में जो विकृतियां आई होगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, मैंने उदाहरण पहले ही दिया है कि अब आप क्लास में बैठे हुए हैं, कक्षा में बैठे हुए हैं, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं तो आप नोट कर रहे हैं मान ले, और 50 बच्चे हैं, 50 छात्र हैं और 50 लोग अपना नोट कर रहे हैं, और अंतिम में ये देखा जाए तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर किसी में भेद मिलेगा। कहीं किसी की इकार की मात्रा में विकृति आ सकती है, कहीं उकार की मात्रा में विकृति आ सकती है, कहीं वर्ण विपर्यय हो सकता है, और कहीं आप सुन नहीं पाए मेरी बात को तो आप कुछ अपने ओर से जोड़ दिए होंगे या कुछ छूट गया होगा। इस प्रकार से अनेक विकृतियां। तो प्रतिलिपि जब होगी तो अनेक प्रतिलिपि हुई तो सब प्रतिलिपि समान होगी ये कहना मुश्किल है।
सब में कुछ ना कुछ कमी या ज्यादा ये सब दिखने को मिल ही जाता है। तो अब उन पाठों में जो विकृतियां आएंगी, वो विकृति दो रूप से विभाजित किया गया है। एक है अभिष्टा विकृति और दूसरा है अनभिष्टा विकृति। अभिष्टा विकृति क्या है? तो बोलते हैं कि अभिष्टा विकृति उसको कहते हैं जो जानबूझ के जो प्रतिलिपिकार है वो किया। अर्थात मान लीजिए कुछ उसमें अलग से जोड़ने के लिए कुछ जोड़ दिया जाता है, कुछ वर्ण में परिवर्तन कर लिया जाता है, कुछ पदों में उसमें अर्थ भाव परिवर्तित नहीं होता है। उसमें बस, जैसे मैं एक उदाहरण पिछले ही कक्षा में बोला था कि ये नाम केचिदिहनः प्रथयन्त्यवज्ञा जानन्ति ते तान् प्रतिनैषयत्नः जानन्ति ते तान् प्रतिनैषयत्नः उत्पत्स्यतेस्ति मम कोऽपि समान धर्म। ये एक पाठ मिलता है, उत्पत्स्यतेस्ति मम कोऽपि समान धर्म और उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समान धर्म। इस प्रकार से दो प्रकार के पाठ आपको मिल जाते हैं। एक जगह उत्पत्स्यतेस्ति मम कोऽपि समान धर्म और एक प्रकार है उत्पत्स्यते तु मम कोऽपि समान धर्म। आपको, आप जब पढ़ते होंगे नीति शतक वगैरह या अनेक पंचतंत्र पढ़ लीजिए, हितोपदेश पढ़ लीजिए, आपके जो पाठ्य विषय हैं उनको पढ़ लीजिए, तो कहीं कहीं आपको पाठ भेद मिल ही जाते होंगे, अलग अलग भेद मिल ही जाते होंगे। जैसे एक प्रसिद्ध श्लोक है, आप जानते हैं नीति शतकम में, क्वचित पृथ्वी शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनः। तो वहां पाठ क्या है? क्वचित पृथ्वी शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनः, ये एक पाठ है। दूसरे एक पाठ मिलता है क्वचित पृथ्वी शायी क्वचिदपि च पर्यंक शयनः। तो एक जगह क्वचित पृथ्वी शय्या पाठ है और दूसरी जगह क्वचित पृथ्वी शायी ये पाठ है। तो दोनों में अर्थ विशेष का भेद बहुत नहीं है, लेकिन पाठ में कुछ जो संपादक हुए हैं वो अपने ओर से प्रत्ययों में भेद करके कुछ वैशिष्ट लाए हैं वहां। तो ये जो विकृति आई है, ये विकृति ही मानी जा सकती है। विकृति मतलब जो मूल पाठों से इतर हो जाए वो विकृति ही कहलाएगी। वो चाहे साधु भी हो सकती है, असाधु भी विकृति हो सकती है। तो ऐसे जो जानबूझ के कुछ पदों का परिवर्तन हो जाना अथवा उसमें कुछ सुंदरता लाने, सौंदर्य लाने के लिए जो परिवर्तन कर दिया जाता है पाठों में, वो कहलाती है अभिष्टा विकृति। और दूसरी प्रकार की जो विकृति है अनभिष्टा विकृति। अनभिष्टा विकृति, अनभिष्टा विकृति क्या होती है? तो कदाचित वो जो प्रतिलिपि जिसके कर रहे हैं उसका ठीक से वो पद का चयन नहीं कर पाना, अथवा जो संपादन कर रहे हैं उनकी योग्यता उतनी नहीं है कि उस पद को वो समझ पाए, नहीं समझ पाए तो सोचते हैं कि हाँ ये इस हिसाब से हो सकता है, तो अपने ओर से कुछ शब्द को जोड़ देना, अनवधान से कुछ शब्दों को जोड़ देना या शब्दों का छूट जाना, है, अथवा अन्य किसी दूसरे प्रदेश में वो प्रतिलिपि हुई है और दूसरे प्रदेश में आके अपने मातृभाषा के प्रभाव से कुछ शब्दों में परिवर्तन हो जाना। तो ये जो विकृतियां आएगी वो गलत मानी जाती है, वो अनभिष्टा विकृति है। वो विकृति ग्राह्य नहीं है क्योंकि वो शुद्ध नहीं कहलाता है, तो वो अनभिष्टा विकृति है। जैसे क्वचित पृथ्वी शायी क्वचित पृथ्वी शय्या, ये जो दो पाठ अलग अलग हैं, इसमें कोई विशेष अर्थभेद नहीं है, प्रत्ययों का जरूर भेद है पर अर्थभेद नहीं है। तो ये अगर विकृति आई है तो इसमें कोई हानि नहीं है मूल पाठ में। लेकिन अगर आप मान लीजिए कुछ गलत अगर वहां प्रयोग कर दिया जाता है जो व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है या काव्य शास्त्र की दृष्टि से सही नहीं है, छंदोभंग हो रहा है वहां, तो वो जो विकृति आएगी वो विकृति अनभिष्टा विकृति है, वो ग्राह्य नहीं है, वो विकृति ग्राह्य नहीं है। तो ये इनका परिचय, इनका परीक्षण करना कि कहाँ विकृति अभिष्टा विकृति है और कौन सी विकृति अनभिष्टा विकृति है, ये पाठ जो समालोचन करता है इसका मूल लक्ष्य है, प्रधान कर्तव्य भी है कि वो इन सारे बातों को सूक्ष्मेक्षिका से परीक्षण करे और उसके बाद वो पाठ समालोचन करे।
एक उदाहरण के तौर पे मैं अब ये बताना चाहता हूँ, एक डायग्राम ये बनाया गया है। मान लीजिए अ नाम का कोई एक पाठ, आपको मूल लेखक का पाठ जो है वो अ नाम से यहाँ नामित किया गया है। उस अ जो पाठ है उसके कालांतर में 3 प्रतिलिपियां हुई है, 3 प्रतिलिपियां हुई है। उन 3 प्रतिलिपि हो जाने के बाद, वो 3 प्रतिलिपि जब हो गई है, अलग अलग प्रतिलिपियां हुई है, उसमें जो मूल पाठ का जो विषय है वो तो अ के रूप में ग्रहण किया गया है। जो विकृतियां आई हैं वो अलग अलग, पहला पाठ में क विकृति आई है, दूसरे पाठ में जो विकृति आई है उसको ख नामकरण किया गया है, तीसरे पाठ में जो विकृति आई है उसको ग नाम से उल्लेखित किया गया है। तो मूल पाठ जो है वो अ नाम से नामित था, उसके 3 प्रतिलिपि आपको उपलब्ध हुए। तो तीनों प्रतिलिपि समांतराल में मूल पाठ के कुछ अंश तो है उसमें, लेकिन कुछ विकृतियां आई हैं। तो उन विकृतियों को अलग अलग करने के लिए उनका नामकरण आप पहले को क किए, दूसरे को ख किए और तीसरे को ग किए। तो ये जो क ख ग है, ये उन विकृतियों का परिचायक है। तासाम विकृतीनाम परिचायकमिदं मूल पाठस्तु अ इति नाम्ना अभिधीयते। तस्य अपाठस्य तिस्रः प्रतिलिपयः सञ्जाताः इति चिन्त्यतां मन्यन्तां तावत्। केवलम् उदाहरणमाध्यमेन एतद् अहं बोधयितुम् इच्छामि यत् कथं कालं पाठसमालोचनं कर्तव्यम्। अतः मूलपाठः अनाम्ना अभिहितः, तस्य मूलपाठस्य तिस्रः प्रतिलिपयः भवद्भिरुपलब्धा। अतः मूलपाठस्य यानि तत्त्वानि तिसृषु अपि प्रतिलिपिषु भवद्भिरधिगता, ताः अ इति नाम्ना एव अभिधीयते तासु प्रतिलिपिषु। परन्तु याः विकृतयः तत्र उपलब्धाः भवद्भिः, प्रथम प्रतिलिप्यां तावत् काचित् विकृतिः उपलब्धा, अतः सा विकृतिः क इति नाम्ना अभिधीयते। द्वितीय प्रतिलिप्यां तावत् अन्या काचित् विकृतिः उपलब्धा, या विकृतिः पूर्वस्मिन् पाठे नोपलब्धा, अपरा काचित् विकृतिः उपलब्धा, सा विकृतिः ख इति नाम्ना अत्र अभिधीयते। तृतीया प्रतिलिपिः, तत्र पुनः अन्या काचित् विकृतिः उपलब्धा, अतः सा विकृतिः ग इति नाम्ना अभिधीयते। एवं च मूलपाठः अकारः अपाठः, तस्य तिस्रः प्रतिलिपयः भवद्भिरधिगता। पुनः प्रथम अपाठस्य क विकृतौ पुनः पाठद्वयम् उपलब्धम्, पाठद्वयं लब्धम्। अतः अ क इति तु सामान्यं तत्र, परन्तु तत्र पुनः प्रथम प्रतिलिपितो पुनः अन्या काचित् विकृतिः उपलब्धा, अतः सपाठः अ क च इति टेबुलेशन् भवति, वर्गीकरणं भवति। तत्र पुनः अपरः यः पाठः भवद्भिः उपलब्धः, तत्र अ क इति तु सामान्यं, परन्तु अपरा पुनः काचित् विकृतिः उपलब्धा, सा विकृतिः छ इति नाम्ना अभिधीयते। इत्थं च ख इत्यत्र इति एकम् उदाहरणं मात्रम्, अन्ये इतोपि भवन्ति। अत्र बह्व्यः प्रतिलिपयः भवद्भिः अधिगताः स्युः। अतः एवं च आदौ वर्गीकरणं कर्तव्यम्। मूलपाठस्य आधारेण प्रतिलिपीनां वर्गीकरणं कर्तव्यम्। यत् सामान्यमस्ति अकारः सामान्यं सर्वत्र, अर्थात् मूलपाठेन सर्वेषां सम्बन्धः अस्ति, चिन्त्यतां पश्यन्तु। परन्तु अपरे ये अंशाः अत्र संयोजिताः सन्ति, आदौ क ख ग नाम्ना, ततः क च क छ नाम्ना, ख पाठे क ख ट नाम्ना, तृतीये पाठे ख ठ नाम्ना, पुनः अत्र अ क छ इत्यत्र पुनः अन्या विकृति उपलब्धा, अतः अ क छ त। एवं च वर्गीकरणं टेबुलेशन् आदौ कर्तव्यं, सामग्रीणां संकलन। अतः मया उक्तम् आदौ सामग्रीणां संकलनं प्रधानं कर्तव्यं भवति पाठसमालोचनस्य। शास्त्रिणः कियान् समयः अवशिष्टः? इतोपि सन्ति 10 निमेषाः सन्ति। अहं झटिति एव समापयितुं प्रयतिष्ये। एवं यतोहि अयं विषयः किञ्चित् तादृशः दीर्घः विषयः भवति किञ्चित्, अतः अस्तु। एवं च इदानीं तर्हि
मूलपाठस्य ये अंशाः समानाः भवन्ति तेषाम् आधारेण आदौ वर्गीकरणं, पुनः विकृतीनाम् आधारेण वर्गीकरणम् आदौ चितस्य पाठस्य कर्तव्यम्। ततः इदानीं वर्गीकरणं कृत्वा तासु सामग्रीषु तेषु पाठेषु कः सम्बन्धः, कस्य पाठस्य केन सह कथंकारं सम्बन्धः अस्ति इति स सम्बन्धः अस्माभिः कल्पनीयः, स सम्बन्धः कल्पनीयः इति अयं कश्चन प्रकारः। अनया पद्धत्या यदि भवद्भिः तत्र उपलब्धसामग्रीणां वर्गीकरणं क्रियते तदानीं भवतां यत् पाठसमालोचनम् अग्रे इतोपि सौकर्यं भवति। सम्बन्धः सामग्रीषु परस्परं सम्बन्धः यदि परिकल्प्यते तदानीं पाठचयने भवतां सौकर्यं सम्भवति। तर्हि एतावता प्रथमं सोपानम् उक्तं, पाठसामग्रीणां सङ्कलनं, पाठसामग्रीणां सङ्कलनानन्तरं तासां सामग्रीणां परीक्षा कर्तव्या, परीक्षानन्तरं उपलब्धसामग्रीषु परस्परसम्बन्धः परिकल्पनीयः। इदानीम् एतत् सर्वं यदा उपलब्धं भवति तदानीं पाठचयनं कर्तव्यम्। यतोहि सर्वाः सामग्र्यः साधुतराः साधुतमाः भवन्ति इति तु वक्तुं न शक्यन्ते। तत्र तासु उपलब्धसामग्रीषु सर्वोत्कृष्टा सामग्री का, सर्वोत्कृष्टः पाठः कः, यः मूललेखकस्य भवितुम् अर्हति, मूललेखकेन यद् अभिहितं तत् तादृश समानं किञ्चित् कश्चन पाठः कः भवति उपलब्धसामग्रीषु इति पाठचयनस्य इदं लक्ष्यम्। अतः उच्यते प्राप्तेभ्यः विभिन्नपाठेभ्यः संभव मूलपाठस्य चयनविधिः पाठचयनम् उच्यते। अतः याः सामग्र्यः भवद्भिः उपलब्धाः तासां सामग्रीणाम् आधारेण एवं सम्बन्धं परिकल्प्य यत्र न्यूनाः त्रुटयः भवेयुः अथवा मूललेखकस्य किम् अभिहितं, किं लक्ष्यं, किं तात्पर्यम् अस्ति कथनस्य इति अवगत्य तादृशस्य पाठस्य चयनं पाठचयनम् इति उच्यते इति इदं द्वितीयं सोपानम्। इदं बहु कठिनतरं कार्यं भवति। यतोहि सर्वासां सामग्रीणां सङ्कलनानन्तरं सर्वासां सामग्रीणां परीक्षा, तदनं परीक्षोत्तरं सर्वोत्कृष्टपाठस्य चयनं नाम तादृशी सूक्ष्मेक्षिका भवद्भिः कर्तव्या भवति येन समुचितस्य पाठस्य चयनं भवद्भिः कर्तुं शक्येत। तस्मात् इदं सोपानमपि अत्यन्तम् उपयोगिकरं सोपानं भवति, अत्यन्तम् आवश्यकं सोपानम् अत्र सूक्ष्मेक्षिकया भवद्भिः भाति। अनन्तरं पाठ चयनानन्तरम् इदानीं सर्वोत्कृष्टः पाठः भवद्भिः चितः, उपलब्धसामग्रीषु सर्वोत्कृष्टः पाठः भवद्भिः चितः। तथापि चिते पाठेपि तत्र काश्चन त्रुटयः सञ्जाताः स्युः, भाषादृष्ट्या स्युः। त्रुटि नाम न केवलं भाषादृष्ट्या स्युः, विषय उपस्थापनदृष्ट्या स्युः, अथवा शब्द प्रक्षेपण द्वारा वा शब्द लोप द्वारा वा काश्चन त्रुटयः स्युः। तासां त्रुटीनां निवारणं स्वबुद्ध्या स्वसेमुष्या तासां लोपानां, तेषां लोपानां तावत् भवद्भिः परीक्षणं कृत्वा संशोधनं करणीयं भवति। पाठ संशोधन क्या होता है कि आप सामग्री का संकलन होने के बाद, सब चयन हो जाने के बाद, विभिन्न सामग्रियों का संबंध परिकल्पन करने के बाद जब आप एक सामग्री को चुने कि ये सर्वोत्कृष्ट सामग्री है, सर्वोत्कृष्ट पाठ है, अब इस सर्वोत्कृष्ट पाठ में भी कुछ गलतियां रह गई होगी। गलती मतलब ये केवल भाषा की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, भाषा की दृष्टि से भी गलती हो सकती है, कुछ विषय उपस्थापन की दृष्टि से भी गलतियां हो सकती है, कुछ प्रांतीय भाषा के आधार पे भी कुछ गलतियां हो सकती है।
या कुछ जो संगति है, पाठ की जो संगति है, उस दृष्टि से भी कुछ गलतियां रह गई होगी, तो उन सबको सही करना संशोधन, पाठ संशोधन का कहा जाता है। मान लीजिए महाभारत जब संकलित हुआ होगा, महाभारत की संकलना सबसे पहले 1916 में भंडारकर इंस्टीट्यूट पुणे में यह आरंभ हुआ। कालांतर में बहुत जगह ये हो गया है, बाद में गुजरात में भी हुआ है, लेकिन एक लक्ष्य श्लोकात्मक जो महाभारत है, उसमें कितनी कठिनाई आई होगी मान लीजिए, क्योंकि जो सारे विषय व्यास जी ने बोले थे वो तो लिखे तो थे नहीं, वो तो उपदेश के माध्यम से बोले थे, और कालांतर में उसकी प्रतिलिपियां अनेक हुई होगी, अनेक अनेक अलग अलग प्रांत में अनेक रूप से हुई होगी। तो अब उन सब पाठों का संकलन करके उन सब पाठों में से सर्वोत्कृष्ट पाठ का चयन करना, और उसमें जो संशोधन है, उनमें जो विकृतियां आई है, उन विकृतियों को संशोधन करके हमारे सामने जो उपस्थापित किया गया है अनेक प्रकाशकों के द्वारा, वो चाहे गीता प्रेस के द्वारा हो अथवा और भी कई प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित किया गया हो, उस पाठ्यचयन में उन सामग्रियों के संकलन में कितनी कठिनाई आई होगी और उसका जो संशोधन किया होगा वो कितना महत्वपूर्ण है, ये आप इसके अंदाजा लगा सकते हैं। तो उपलब्ध समग्र सामग्री हो जाने के बाद सर्वोत्कृष्ट सामग्री का चयन होने के पश्चात फिर उसमें जो कमियां हैं, उस कमियों को दूर करना पाठ संशोधन कहा जाता है। और अंतिम में यह है परिणाम सत्यता। अब ये संशोधन वगैरह हो जाने के बाद अब उसमें जो विषय आए हैं उसका फिर से सत्यापन करना कि ये मूल लेखक के तात्पर्य हो सकते हैं, ये मूल लेखक के द्वारा बोला गया हो सकता है, ये मूल लेखक का हृदय हो सकता है, यही बोले होंगे। इस प्रकार से परिणाम का सत्यापन करना ये अंतिम तो नहीं, तीसरा है। उसके बाद फिर आलोचना होती है, आलोचना की जाती है, लेकिन इतना तक आपका हो जाना, परिणाम सत्यता तक हो जाना, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब इस पद्धतियों के माध्यम से, इन प्रक्रिया विशेष के माध्यम से अगर आप अपना पाठ समालोचन करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे किसी भी पाठ विशेष का सही तरह से पाठ समालोचन करके आप एक अच्छा एक शोध सबके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। ये कुछ आवश्यक अंश है, इसके विषय में और विस्तृत व्याख्यान भी होता है। ये एक व्याख्यान में लगभग जितने विषय हैं सूचिकटाह न्याय में, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा किया हूँ, प्रयास किया हूँ। आप कितना ग्रहणीय है और कितना आपके लिए लाभप्रद है, ये आप लोग स्वयं प्रमाण है। इस प्रकार के अवकाश देने के लिए हमारे जो मित्रमणि हैं डॉक्टर यदुवीर शास्त्री जी, उनको मैं अपने हृदय से अभिनंदन और नमस्कार करता हूँ। और इस प्रकार से सारस्वत यज्ञ चलता रहे, और जो शोधार्थी हैं वो शोधार्थी अपने शोध कार्य में सही तरह से करके अपना जो शोध कार्य, जो एक जीवन का एक महायज्ञ होता है, उस महायज्ञ में सब लोग अध्वर्यु बने और यज्ञ को सही संपादन करें, यही कामना करते। धन्यवाद। आचार्य जी को बहुत बहुत साधुवाद, और अपने ज्ञान से हमारे शोधार्थियों को आप्लावित किया है और अमूल्य समय दिया है। चूंकि आचार्य जी अध्ययन अध्यापन में व्यस्त रहते हैं और समय दे करके कृतार्थ किया है, इसलिए उनको कार्यक्रम की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। हम लोग फिर परसों मिलते हैं नई कक्षा के साथ में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी को विशेष रूप से धन्यवाद।